नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का रफ्तार में। आज जो सवारी हम फिलहाल चला रहे हैं वो अभी तक रफ्तार में मैंने चलाई नहीं थी और इसी वजह से सोचा क्यों ना आपके सामने लेकर आया जाए। और आमतौर पर चाहे सस्ती गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, महंगी गाड़ी हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, सबके किसी न किसी एक पहलू के ऊपर हमारी जरूर नजर रहती है कि सबसे पहले शायद उसी को चेक करेंगे। और आज जो कार मैं चला रहा हूँ उसके कौन से पहलू पर सबसे पहले नजर रहेगी, वो एक ऐसा फीचर है जिसे मैं इस अंगूठे से यूज कर सकता हूं। देखते हैं क्या है। रफ्तार में सबसे पहले आज बताएंगे आपको Hyundai की नई एक्सेंट के बारे में। वही छोटी सेडान जिसे कंपनी ने अब नए नवेले रूप में उतारा है, कुछ नई चीजें जोड़ी हैं, नए फीचर्स जोड़े हैं और लुक को थोड़ा सा बदला है। तो फिर छोटे सेडान के कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में कैसी टिकेगी नई एक्सेंट, देखेंगे। और हम चलाएंगे Audi की RS7 स्पोर्टबैक का परफॉर्मेंस अवतार, देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और हाँ, आपके सवालों के जवाब तो होंगे ही आज की रफ्तार में। Hyundai ने अपनी छोटी सेडान एक्सेंट को उतार दिया है। छोटी सेडान सेगमेंट में कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है, तो Hyundai की कोशिश उसी कंपटीशन से नई तैयारी के साथ भिड़ने की है। कार में कई तब्दीलियां की गई हैं। सबसे पहले तो इसके चेहरे में ही बदलाव है। डे टाइम रनिंग LED लाइट है, साथ में फ्रंट ग्रिल पर ढेर सारा क्रोम है। इसका चेहरा अब थोड़ा उभार लिए है। सभी बदलावों के साथ चेहरे में थोड़ा नयापन तो लग रहा है। तो इस बदले हुए चेहरे मोहरे के साथ Hyundai की नई एक्सेंट बाजार में उतर गई है और जो बदलाव बाहर दिख रहे हैं वो तो हैं ही, अंदर में भी कई बदलाव हैं। एक नजर डालते हैं उन्हीं के ऊपर। यहाँ पर इस एक्सेंट में बदलाव बाहरी आपको बहुत ज्यादा देखने को न मिले, लेकिन फीचर्स के हिसाब से बदलाव काफी है और सब आपको यहाँ पर जमा दिखेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो ये बताऊं कि एक बड़ा डिस्प्ले आपको इसमें मिल रहा है जो Hyundai का दावा है कि अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा बहुत से इसमें फीचर्स भी जोड़े गए हैं जो इसे काफी हाईटेक बनाते हैं। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि बहुत सी गाड़ियों में इस तरह के फीचर्स आए हैं और इस तरह के एंट्री सेगमेंट के सेडान कार में आया है जो हो सकता है कि ग्राहकों को काफी आकर्षक लगे। रेडियो है, म्यूजिक, वीडियो, इमेज तो है ही, साथ में आप एप्पल कार पे है, एंड्रॉयड ऑटो है और मिरर लिंक है, यानी अपने स्मार्टफोन को आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। ये सब खूबियां हैं। लेआउट मुझे आकर्षक यहाँ पर लग रहा है और जो फील है वो भी काफ़ी प्रीमियम सी लग रही है इस बीच के हिस्से की अगर बात करें। बाकी तो पुरानी ही आपको फील रहेगी। यहाँ नीचे अगर हम देखें तो ऑक्स और USB दिया गया है, साथ में पावर पॉइंट भी दिया गया है। और यहाँ स्टीयरिंग के ऊपर कई सारे कंट्रोल आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी बहुत हद तक अपने पूरे मल्टीमीडिया डिस्प्ले को या पूरे मल्टीमीडिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्टीयरिंग व्हील से। तो फीचर्स के साथ Hyundai ने कोशिश की है एक्सेंट को बिल्कुल नया और रेलेवेंट बनाने की। अब देखते हैं कि ये जो पूरा सेगमेंट है उसमें ये एक्सेंट कैसे फिट बैठे। तो नए फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले के अलावा स्मार्टफोन कनेक्टिविटी दी गई है, वॉइस रिकग्निशन दिया गया है, स्मार्टफोन होल्डर दिया गया है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी शामिल है। साथ में कंपनी ने नई एक्सेंट पर 2 साल के लिए अनलिमिटेड माइलेज वारंटी दी। और अब डालते हैं नई एक्सेंट की कीमतों पर नजर, जो पेट्रोल वर्जन के लिए जारी है 5,38,000 से 7,51,000 रुपए तक, जिसमें ऑटोमेटिक वर्जन भी है 7,09,000 की एक शोरूम कीमत के साथ। वहीं डीजल वर्जन की बात करें तो 6,28,000 से 8,41,000 रुपए की एक शोरूम जाती है। फिएट की तरफ से बहुत दिनों के बाद कुछ एक्शन दिखा। कंपनी ने अपनी पुंतो के नए ईवो प्योर अवतार को उतारा 4,92,000 रुपए की एक शोरूम कीमत के साथ। सबसे सस्ती पुंतो ईवो के तौर पर इसे कंपनी ने उतारा। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, 67 bhp की ताकत है और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं टाटा मोटर्स ने अब बसों में AMT लगाया है, यानी कारों की तरह ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस टाटा की बस। 9 से 12 मीटर की लंबी बसें जिनमें 23 से 54 सीटों का विकल्प होगा, उनमें इस ट्रांसमिशन को लगाया गया है। और इन सब के साथ दिल्ली में एक शोरूम कीमत शुरू हो रही है 21 लाख रुपए से। इस ट्रांसमिशन में मैनुअल और ऑटोमेटिक विकल्प में इकोनॉमी और पावर मोड में चलाया जा सकता है। क्रॉलर मोड है, हिल होल्ड है और किक डाउन फीचर भी है।
एक अलग तरह की कार है ये RS7 जो आई थी हमारे सामने अपने परफॉर्मेंस एडिशन में। अगर आप ऑडी कारों के नामकरण से परिचित हैं तो आपको पता होगा कि जिस भी ऑडी कार के नाम में RS यानी रेसिंग स्पोर्ट जुड़ा होता है वो अपने रेंज में सबसे तेज तर्रार कारें होती हैं। ऐसे में अगर किसी RS कार का परफॉर्मेंस वर्जन आपके सामने हो तो फिर जाहिर है कहानी धुआंधार होने वाली है। और यही है कहानी ऑडी RS7 परफॉर्मेंस की। पांच मीटर से भी लंबी कार जिसका चेहरा काफी पैना है, इंजन हुड काफी लंबा और छत पीछे की तरफ गिरती है। बनावट नीची है, पूरा प्रोफाइल स्पोर्टी है। RS7 के परफॉर्मेंस वर्जन में 20 इंच का अलॉय लगाया गया है और इन सभी को मिलाकर तैयार हो रही है ऑडी की स्पोर्ट बैक कार, एक ऐसी सेडान कार जिसने अचानक रेस कार बनने की ठान ली हो। पर सवाल है क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो पाएगा, सफल हो पाएगा? हर गाड़ी की अपनी खूबी होती है, अलग एक पॉइंट होता है जहां पर कुछ न कुछ आपको यादगार वो मजा देती है और एक मैजिक पॉइंट जरूर होता है। मैं केवल महंगी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी और सस्ती गाड़ियां भी एक अलग जो आपको तजुर्बा दें वो आपको यादगार रहती हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो तजुर्बा मुझे मिलने वाला है वो अंगूठे से मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोल है वो इस गाड़ी में कुछ खास काम करता है और वो है इसका ड्राइव सेलेक्ट। आमतौर पर बाईं तरफ या मेन्यू में जाके या इधर डिस्प्ले पर जाकर आप ड्राइव सेलेक्ट करते हैं, यानी अलग अलग मोड में से चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अंगूठे से ही, अभी ऑटो में चल रही है गाड़ी और मैंने इसको डायनेमिक में डाला। ओह क्या एक्सेलरेशन है, गजब। आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ रही है और बिल्कुल किसी सुपर कार की तरह जो फील आ रही है इसकी, ये देखिए। ओह क्या आवाज आ रही है पीछे से। शायद आपकी शायद हमारा माइक उतनी डिटेल से न पकड़ पाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। नहीं सवाल ही नहीं है इतनी तेज हवा में, लेकिन मैं सुन पा रहा हूँ। हो सकता है मेरा माइक कैच न कर पाए, लेकिन शानदार आवाज है। यहाँ पर टोल पर रुकने के बाद मैं बता सकता हूँ यही है टॉम, जिनकी हालत थोड़ी सी हिली हुई थी अभी जब हम इस गाड़ी को भगा रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि मामला संभल गया है। इस इंजन के साथ RS7 परफॉर्मेंस 100 की रफ्तार पकड़ती है मात्र 3.7 सेकंड में, अपने बेस मॉडल से 0.2 सेकंड जल्दी। वहीं इसकी टॉप स्पीड जाती है 305 किलोमीटर प्रति घंटे तक। सिलेंडर ऑन डिमांड फीचर के साथ जरूरत न पड़ने पर इंजन 8 में से सिर्फ 4 सिलेंडर का ही इस्तेमाल करता है और डायनेमिक सेटअप में RS अडैप्टिव एयर सस्पेंशन कार को 20 mm नीचे कर देता है। वैसे इस 1,59,00,000 रुपए की एक शोरूम वाली कार के बारे में शायद आप न जानना चाहें, पर फिर भी बता दें कि टेस्ट कंडीशन में इसकी माइलेज लगभग 10.5 किलोमीटर प्रति लीटर की होगी। पर इन सभी जानकारियों के साथ असल कहानी से भटकते नहीं, क्योंकि आज तो हम इसकी ड्राइव की बात करने वाले हैं। 600 से ऊपर हॉर्स पावर की ताकत के साथ RS7 परफॉर्मेंस एक रोमांचक कार है। इस पर लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक इस रोमांच को संतुलित भी रखते हैं। कार की हैंडलिंग बहुत सटीक है। मोड़ पर भी कार ऐसे पकड़ के साथ मुड़ती है कि कई बार अपनी रफ्तार पर ही शक हो जाए कि कहीं बहुत धीमे तो नहीं मुड़ रहे। वहीं सीधी रफ्तार तो धुआंधार है और किक डाउन के वक्त, यानी जब हम एक्सेलरेटर को पूरी तरह नीचे दबा दें और कार अचानक रफ्तार पकड़े, वहां पर जिस तरीके से कार भागती है वो इस पूरी ड्राइव को यादगार बनाती है। खैर, आगे बढ़ने से पहले रुककर कार के अंदर भी नजर डालते हैं। हमें पता है कि जब इस तरह की गाड़ी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो फिर किस पहलू के ऊपर आपकी सबसे पहले नजर जाएगी, और हमें पता है कि वो स्पेस या फीचर्स या माइलेज से ज़्यादा आपकी नज़र होगी कि इसके हुड के अंदर क्या है। और इसी वजह से सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इसके इंजन की कहानी के साथ ही। इसमें लगा है V8 इंजन, लगभग 4 लीटर की इसकी क्षमता है
और जो ताकत है 600 हॉर्स पावर से भी ज़्यादा ताकत है, लगभग 605 हॉर्स पावर की। और वहीं टॉर्क का जो आंकड़ा है लगभग 750 न्यूटन मीटर तक मामला जा सकता है। और इस इंजन की बदौलत रोमांच तो काफ़ी मिल रहा था, लेकिन टॉप स्पीड क्या जाती है, तो टॉप स्पीड को लिमिट किया गया है और इस वजह से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक वैसे आप इसे ले जा सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन में आप इसे 280 या फिर 305 किलोमीटर की रफ्तार पर भी ले जा सकते हैं। तो अब अंदर मैं बैठ गया हूँ और अंदर क्या कुछ नज़ारा है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर RS7 का एक लोगो मुझे स्टीयरिंग व्हील पर दिख रहा है, जो स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी आपको स्पोर्टी लगेगी। और जैसे मैंने बताया कि इस पर काफ़ी कुछ कंट्रोल आपको दिया गया है। और जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा है वो ड्राइव सेलेक्ट का है, यानी आप अलग अलग मोड में जो इसे चलाते हैं वहाँ पर आपको बाएं हाथ से टॉगल नहीं करना पड़ेगा। इसी बटन के सहारे आप इसे चाहे डायनामिक में चलाना चाहें या कंफर्ट में चलाना चाहें या ऑटो में, वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो मल्टीमीडिया का यहाँ कंट्रोल है वो तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दिया गया है, साथ में जो कंट्रोल आपको यहाँ दिए गए हैं वो सभी आपको यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो कंट्रोल है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। साथ में आप फ़ोन को कनेक्ट करके उसको भी बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप इस रेडियो को ही देखें तो यहाँ से आप चैनल बदल सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर एक पैड दिया गया है। बाकी जो लेआउट है वो आपको बहुत ज़्यादा नया या क्रांतिकारी नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज़ जो लग्जरी के हिसाब से मुझे काफ़ी आकर्षक लगी वो है इसके जिस तरीके से सीट का डिज़ाइन दिया गया है, जो लेदर के ऊपर जो पैटर्न है वो मुझे काफ़ी आकर्षक लग रहा है। यहाँ पर आप पेडल शिफ्ट देख सकते हैं, गियर बदलने के लिए, क्योंकि टिप्ट्रॉनिक यहाँ पर ट्रांसमिशन है, आप ऑटो और मैनुअल दोनों में चला सकते हैं। और साथ में सीट्स को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर मोटराइज्ड स्विचेस दिए गए हैं। अब इतनी महंगी और इस सेगमेंट की कार के लिए ये सब अंदाज़ा तो आपको लगी गया होगा कि ये सारे फीचर्स होंगे। आखिर में इस कार के बारे में यही कहूंगा कि जिस सेगमेंट में जिस कीमत पर RS7 परफॉर्मेंस जैसी स्पोर्टबैक शेप वाली सेडान कार आ रही हो, वो इसे एक सीमित ग्राहकों के लिए ही प्रोडक्ट बनाते हैं, केवल शौकीनों के लिए, जो परिवार के साथ कभी कभी रफ्तार भरी ड्राइव पर जाएं या फिर बड़े से बूट में अपनी गोल्फ किट रख कर अपने साथियों पर धौंस जमाएं। पर वो संख्या कम है और इस कीमत में विकल्प ढेर सारे। खैर, जाते जाते इसकी एक और सबसे आकर्षक खूबी तो आपको बताते जाएं। वैसे जाते जाते अब आवाज आप अच्छे से सुन सकते हैं। रफ्तार में अब सवालों के जवाब, वही सवाल जो आप भेजते हैं फेसबुक पर रफ्तार के पेज के ऊपर या फिर ट्विटर के ऊपर, और वहीं से कुछ चुनकर सवाल लाए हैं हम। हरीश गुजर का सवाल है, वो जानना चाहते हैं मोटरसाइकिल के बारे में। उन्हें अपने भाई के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदनी है और वो डोमिनार और ड्यूक में से एक मोटरसाइकिल चुनना चाहते हैं। तो यहाँ जवाब में हरीश जी सबसे पहले तो नजर डाल लें कि डोमिनार और ड्यूक के आंकड़े दरअसल क्या कह रहे हैं। जहां इंजन की क्षमता दोनों की एक जैसी है। डोमिनार की बात करें तो 373 सीसी का इंजन है, 34 बीएचपी की ताकत है और इसमें ट्विन चैनल एबीएस लगा है। 320 mm का डिस्क ब्रेक आगे है, 230 mm का डिस्क ब्रेक पिछले टायर में लगा है। वहीं माइलेज 30 से 35 की बताई जाती है। वहीं एबीएस वर्जन जो इसका है वो लगभग 1.5 लाख रुपए की एक शोरूम कीमत में आता है। स्टैंडर्ड वर्जन भी है 1,36,000 रुपए की एक शोरूम कीमत के साथ। वहीं KTM 390 ड्यूक की अगर बात करें तो इसमें 373 सीसी का इंजन है, 43 बीएचपी की ताकत है। इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। इसमें भी 2 चैनल एबीएस लगा हुआ है। 320 mm डिस्क ब्रेक अगले पहिए में, 230 mm डिस्क ब्रेक पिछले पहिए में और इसकी कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए एक शोरूम है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर प्रदर्शन और हैंडलिंग के हिसाब से देखें और बाइक की रिफाइनमेंट के हिसाब से देखें तो 390 ड्यूक एक मजेदार सवारी होगी आपके भाई के लिए। और अगर आपका बजट वैसा नहीं है तो फिर एबीएस वाला जो वर्जन है डोमिनार का वो आप ले सकते हैं।
वहीं दो लोगों ने सवाल भेजे हैं छोटी एसयूवीज के ऊपर। कुणाल मोहंती जानना चाहते हैं रेनो डस्टर, hyundai क्रेटा, मारुति सुजुकी ब्रेजा के बीच में वो कौन सी गाड़ी चुनाव करें। 10 से 11 लाख रुपए के बीच का बजट है उनका। अच्छे प्रदर्शन वाली, ठोस, अच्छे स्पेस, ज्यादा माइलेज और सस्ते रखरखाव वाला विकल्प सुझाएं। वहीं पंकज शर्मा जानना चाहते हैं कि 9 से 11 लाख रुपए के बजट के बीच 5 से 600 किलोमीटर की जो महीने की ड्राइव होगी उसके लिए एक छोटी एसयूवी उन्हें खरीदनी है। मारुति सुजुकी ब्रेजा, फोर्ड एकोस्पोर्ट और hyundai क्रेटा के बीच कौन सी गाड़ी वो लें। तो यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों गाड़ियों के आंकड़ों के ऊपर हम नजर डालते हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिल पाए कि ये दरअसल गाड़ियां कहां स्टैंड करती हैं। एसयूवीज की बात करें तो वहां डीजल वर्जन में विटारा ब्रेजा पहले से मौजूद है, 1.3 लीटर, 89 bhp और 200 न्यूटन मीटर के आंकड़ों वाला। फोर्ड एकोस्पोर्ट का 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन है। रेनो डस्टर का भी 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन है, जिसमें 85 PS और 110 PS वाले दो अलग अलग वेरिएंट हैं। छोटी एसयूवी अगर हम पेट्रोल इंजन वाली देखें तो वहां फोर्ड एकोस्पोर्ट के पास दो विकल्प है। 1 लीटर वाला जो उनका एको बूस्ट है, इसके अलावा 1.5 लीटर क्षमता वाला भी, जिसकी ताकत अलग है। डस्टर की बात करें तो उसमें 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन लगा है, जिसकी 103 bhp ताकत है, 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और एक नजर डालते हैं इन छोटी एसयूवीज के माइलेज के ऊपर, जहां मामला काफी कॉम्पिटिटिव है। विटारा ब्रेजा सबसे आगे नजर आ रही है 24.3 किलोमीटर प्रति लीटर के साथ। वहीं एकोस्पोर्ट भी काफी आसपास है और बहुत थोड़े मार्जिन के साथ डस्टर भी पीछे देखने को मिल रही है 19.64 किलोमीटर प्रति लीटर के साथ। वहीं पेट्रोल वर्जन की बात करें तो यहां पर मामला एक बार फिर से एकोस्पोर्ट के पक्ष में जाता है 18.9 किलोमीटर प्रति लीटर के साथ, और जो डस्टर है वो सबसे कम किफायती इस सेगमेंट में नजर आ रही है। अब एक नजर डालते हैं इन छोटी एसयूवीज की कीमतों के ऊपर। सबसे पहले डीजल विकल्पों की बात करें और इनकी कीमतों को अगर हम देखें तो लगेगा कि WRV की कीमतें और कम होनी चाहिए थी, जिसे भिड़ना है इन कारों से। जैसे विटारा ब्रेजा शुरू हो रही है 7.25 लाख रुपए से, एकोस्पोर्ट डीजल जो है वो 7.25 लाख से शुरू हो रही है। वहीं अगर पेट्रोल विकल्पों की बात करें तो यहाँ पर एकोस्पोर्ट लगभग 8.5 लाख से शुरू हो रही है। फोर्ड एकोस्पोर्ट का जो 1.5 लीटर वाला वर्जन है पेट्रोल इंजन के साथ, वो 7,11,000 से शुरू हो रहा है। डस्टर लगभग 8,64,000 रुपए के एक शोरूम कीमत के साथ शुरू हो रही है। ये सभी कीमतें आपको बता दें कि दिल्ली में एक शोरूम है। वहीं दो ऑटोमेटिक विकल्प भी है, फोर्ड एकोस्पोर्ट और रेनो डस्टर का। और एक नजर डालते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस के आंकड़ों के ऊपर। यहाँ पर तीनों ही भले ही छोटी एसयूवीज है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में काफी सक्षम है। बूट स्पेस अगर देखें तो यहाँ डस्टर का बूट स्पेस सबसे ज्यादा है। तो इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद लग रहा है कि क्रेटा आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। थोड़ी महंगी है, लेकिन स्पेस और बाकी फीचर्स के हिसाब से आपकी जरूरत में वो फिट बैठेगी। वहीं ब्रेजा थोड़ी छोटी है, लेकिन एक सस्ता पैकेज है, जो अगर वक्त पर आपको मिल पाए तो वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आज के एपिसोड में जो कहानियां और रिपोर्ट्स आपको दिखलाई कैसी लगी बताइएगा जरूर। अपने सवाल अगर हैं तो वो भी भेजिएगा। ट्विटर और फेसबुक इसके जरिए हैं, जिसके जरिए आप हमें फॉलो करके हमें अपने सवाल, अपनी राय और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते तक के लिए गुड बाय, गुड लक एंड ड्राइव सेफली। और बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए खबर.ndtv.com पर।